Honorable Dr. Rajan ji, the DM of the city, CMO ji, Dr. Tarun Pathak ji, and my dear friends, ये मेरा दूसरा मौका है यहाँ आने का। और सीधे मुद्दे पे आते हैं। बीमारी है तो कैसे ठीक करें? ध्यान से सोचिए, जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है उसे कैसे पता चलता है कि वो बीमार पड़ गया? आपको क्यों लगता है कि मैं बीमार पड़ गया? तो इस बात पे अगर आप सोचेंगे तो इसके अंदर ही आपको सारे जवाब मिलने लगेंगे। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो ही इलाज की ज़रूरत है, लेकिन ये समझना कि मैं बीमार हूं या नहीं हूं, इस समझ को समझना सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरी है। अगर हमने ये नहीं समझा तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और हम परेशान होंगे। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, हमारे पूरे देश भर में 55 हॉस्पिटल है, 500 क्लिनिक्स हैं। दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक आते हैं कागजी पेशेंट, वो अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं, पेट स्कैन की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, हर तरह की रिपोर्ट लेके आते हैं। इतनी बड़ी फाइल वो लेके ही चलते हैं हर जगह। मैं इसे बोलता हूँ कागजी पेशेंट, कागज में वो पेशेंट हैं। दूसरे तरह के पेशेंट होते हैं शारीरिक पेशेंट। उनके पास कागज नहीं होता, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे चला नहीं जा रहा, कमजोरी लगती है, उल्टी हो रही है, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही। तो वो अपने शरीर में जो भी उनको कठिनाइयाँ होती हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। और कागजी वाले जो पेशेंट आते हैं उनकी भाषा कुछ इस तरह से होती है कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, मेरा पोटेशियम बढ़ गया, मेरा ग्लूकोज बढ़ गया, मेरा सोडियम घट गया, मेरा विटामिन B12 घट गया। इस तरह की भाषा होती है। मेरा पेट स्कैन के रिपोर्ट में 3rd स्टेज कैंसर बताया गया, फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस बताया गया, सिरोसिस बताया गया। वो इस तरह की भाषा यूज करते हैं कागजी पेशेंट। तो पहले अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो पेशेंट हैं, तो अपने आप में ये सोचिए इन दोनों में से कौन से में आप फिट बैठते हैं, कागजी पेशेंट या शारीरिक पेशेंट? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो शारीरिक पेशेंट हैं? कुछ कितने लोग लगते हैं जो कागजी पेशेंट हैं? कागज अगर आपके पास है तो वो कागजी पेशेंट। ये फर्क जब तक नहीं समझेंगे तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। इस फर्क को समझना बड़ा जरूरी है। और फर्क को समझने के लिए ये सारा मामला क्या है इसको समझना जरूरी है। हम शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा कॉमन जो है हम सब में आजकल मैंने देखा है पिछले 10 सालों में, वो है डायबिटीज। डायबिटीज में भी दो ही तरह के लोग हैं। एक है डायबिटीज के पेशेंट, एक है प्री डायबिटीज के पेशेंट। कोई तीसरा तरह का आदमी नहीं है। डॉक्टर ब्लड शुगर चेक करेगा, बोलेगा आपको डायबिटीज है, या बोलेगा प्री डायबिटीज है, होने वाला है। अब जो होने वाला है उसको कौन जानता है? वो तो सभी के लिए सत्य होगा, किसी को भी हो सकता है। तो क्योंकि मैंने देखा कि हर तीसरा चौथा इंसान जो 40 साल से ऊपर है वो डायबिटीज की गोली, बीपी की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली लेता ही है। तो इसी से शुरू कर सकते हैं आज का। इससे आपको बाकी चीजें समझ आने लगेंगी। जब कोई बोलता है मेरा डायबिटीज है तो उसका मतलब क्या होता है? डायबिटीज का मतलब साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में बहुत ही सिंपल है। उसका मतलब यह है कि आपके खून में जितना शुगर होना चाहिए, शुगर मतलब ग्लूकोज, जो कि हर फल सब्जी हर जगह होता है, उससे अधिक अगर शुगर है तो उसे डायबिटीज बोलते हैं। शुगर तो हमारे लिए जरूरी है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं, हमारे बॉडी के हर सेल काम कर रहे हैं, क्योंकि हर सेल के पास शुगर है, जो कि हमारे ब्लड से, हमारे खून से हर सेल तक पहुंच रहे हैं। तो शुगर एक जरूरी चीज है। लेकिन उसकी मात्रा अगर खून में अधिक हो जाती है, अधिक का मायने क्या है वो मैं समझाता हूं अभी। अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे वो खून में ज्यादा रहेगा तो बॉडी के ऊपर बोझ है, और जब बॉडी के ऊपर बोझ होगा तो थकान होने लगेगी और तब हर तरह की दिक्कत आने लगेगी। तो कितने मात्रा को अधिक मात्रा माने, ये एक मुख्य बात है। कैसे माने कि जो मात्रा है वो अधिक है या कम है, इस बात को आपको समझना जरूरी है।
अगर इस बात को नहीं समझेंगे फिर आप दवाई ले रहे होंगे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान या आपके आसपास ऐसा कोई इंसान दिखाइए जो कि पहले दवाई लेता था डायबिटीज का, फिर अचानक उसका बंद हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया। जिंदगी भर लेगा, वो इंसुलिन पे आ जाएगा। इसीलिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ डायबिटीज के बारे में, अगले 1 मिनट में इसको जरा ध्यान से समझिए। ये आज आप घर में जाके कीजिए भी। तो अधिक किसे बोलते हैं, इसे समझने के लिए मेरे बॉडी में, मेरा वेट 70 केजी मान लीजिए, मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है। मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है, और ऐसे ये 1 लीटर का बोतल है। ऐसे कितने बोतल चाहिए मुझे? 5 बोतल। अगर मैं अपना सारा खून उठा के बोतल में डालने लग जाऊं तो मुझे 5 ऐसे बोतल चाहिए। हर बोतल में 1 लीटर खून आ जाएगा, तो सारा खून इसमें आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 बोतल में से 1 बूंद खून निकाल के ग्लूकोमीटर में डाल देता हूं। रीडिंग आ जाती है 100। तो 100 रीडिंग का मतलब कितना हुआ? 100 रीडिंग का ये मतलब हुआ कि मेरे इस 1 लीटर खून में से अगर मैं छानने लगूं शुगर कितना है, तो वो निकलेगा 1 ग्राम, 1 ग्राम। लेकिन मेरे बॉडी में तो 5 लीटर खून है। अगर मेरी रीडिंग 100 आती है तो मेरे पूरे बॉडी में कितना ग्राम शुगर निकलेगा? 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच। अगर 200 रीडिंग आती है तो 10 ग्राम मतलब 2 चम्मच, अभी भी ठीक है। तो इस तरह से इसका ये मतलब होता है, हम में से हर एक का शरीर अलग अलग है। आप सबके जूते का साइज भी अलग अलग है। ये जरूरी नहीं कि मेरा साइज 8 है तो वो आपको फिट आए, या आपका साइज 10 है तो वो मुझे फिट आए। हर एक के बॉडी का साइज, हर एक का जूते का साइज अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार हर एक के बॉडी में कितना ग्लूकोज नॉर्मल है, कितना शुगर नॉर्मल है, वो भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता ही है। आपको कैसे पता चलेगा आपके खून में जो शुगर दौड़ रहा है वो नॉर्मल है कि नहीं, या डायबिटीज बोलें? ग्लूकोमीटर में तो 200 दिखाएगा तो भी नॉर्मल है, 250 से नीचे नीचे तो भी नॉर्मल है, उससे ऊपर है तो जरूर वो अबनॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा? 100 से ऊपर कोई अबनॉर्मल बोल देगा। तो अब किसकी बात माने? आप प्रकृति की बात मानिए। जब ग्लूकोमीटर नहीं हुआ होता था, या अब भी ये करते हैं कई जगह पे, करना भी चाहिए, आप पेशाब को छिड़क दीजिए कहीं पे भी बाथरूम में, अगर चींटियां आने लगी तो आप डायबिटीज के पेशेंट हो गए, और चींटियां नहीं आ रही हैं तो डायबिटीज के पेशेंट नहीं हो गए। बहुत ही साधारण, नंबर 1। नंबर 2, एक परिवार में 6 लोग खाना खा रहे हैं और उनमें से एक को खाना खाते वक्त ज्यादा पसीना सिर्फ मुंह के हिस्से में आ रहा है, अलग से दिख रहा है, तो यानी कि वो डायबिटीज का पेशेंट है। ये नंबर 2। नंबर 3, अपने पेशाब को टेस्ट करेंगे, वो थोड़ा मीठा होगा तो वो डायबिटीज का पेशेंट है। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये है असली डायग्नोसिस। और जो ग्लूकोमीटर में जो आता है, आप ग्लूकोमीटर में, एक ही ग्लूकोमीटर में 5 उंगलियों की ब्लड लीजिए और एक एक बार टेस्ट कीजिए। एक में आएगा 150, एक में आएगा 250, एक में आएगा 200, सब में 5 उंगली में अलग अलग आएगा। तो अब किस चीज को मानेंगे? बोलना ही मैं ये चाह रहा हूं कि आपके शरीर में क्या चल रहा है वो मशीन नहीं बता पाएगी, हमारा प्रकृति या हम खुद बता सकते हैं। जैसे अगर किसी को पेट में दर्द है तो कौन सी मशीन है दुनिया की जो बता सकती है? आपके घुटने में दर्द है तो कौन सी मशीन है दुनिया की बता सकती है? आपको कमजोरी है तो दुनिया का कौन सा ब्लड टेस्ट है जिससे पता चलेगा कि आपको कमजोरी है? आप खुद बताते हैं कि मुझे कमजोरी है। अगर मैं किसी के आंसू के 2 बूंद दे दूं, क्या आप बता सकते हैं ये 2 बूंद किसी भी टेस्ट से ये खुशी के आंसू थे कि गम के आंसू थे? ये कौन बताएगा? जिसके वो आंसू है वही बताएगा ना। तो सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बीमार हैं या नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर बताएगा, वो सत्य है। और जो टेस्ट बताता है वो अक्सर ही असत्य होता है, वो एक जाल में फंसा देता है। तो करना क्या होगा? अपने आप से पूछिए, रात को नींद ठीक से आई थी? सुबह जब पेट ठीक से साफ हुआ था? शाम तक थक तो नहीं जाता है काम करते हुए? चलते हुए सीने में दर्द होता है क्या?
चलते हुए थकान होती है क्या? चलते हुए सांसें फूल जाती हैं क्या? या बॉडी के किसी अंग में दर्द होता है क्या? इस तरह के सवाल आप पूछिए। अगर तो इसके सवाल का जवाब हाँ है कि हाँ चलते हुए छाती में दर्द होती है, हाँ दिन में शाम तक मैं थक जाता हूँ, हाँ सुबह मेरा पेट साफ नहीं होता, हाँ मेरी नींद अच्छी नहीं है, हाँ मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, या मुझे भूलने की बीमारी है, या मेरे हाथ कांपते हैं, पार्किंसन है, हाथ कांप रहे हैं, वो तो दिखेगा ना आपको, यानी कि आप बीमार हैं। अब सवाल ये आता है अगर आप बीमार हैं तो करना क्या होगा? करना क्या होगा? उसका इलाज के लिए दवाई लेनी होगी और दवाई की फैक्ट्री आपके घर पे आपको बनानी पड़ेगी। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, घर पे कैसे दवाई की फैक्ट्री बनानी है वो सिखाने आया हूँ। अपने अपने घर में दवाई की फैक्ट्री बना लीजिए। बनाने की विधि मैं सिखा रहा हूँ। डायबिटीज़ की फैक्ट्री, बीपी की दवाई की फैक्ट्री, कैंसर की दवाई की फैक्ट्री, हार्ट के एंजाइना की दवाई की फैक्ट्री। कैसे पता चलेगा ये फैक्ट्री की दवाई जो हमने अपने घर पे बनाई काम आ रही कि नहीं आ रही? आपकी थकान चली गई, आपका एंजाइना चेस्ट पेन चला गया, यानी कि वो काम कर रही है। आपको नींद बढ़िया आने लगी, मतलब काम कर रहा है। आपका ट्रेमर खत्म हो गया, यानी कि काम कर रहा है। जिस प्रकार आपको पता चला कि आप बीमार हैं, वही वाली सिम्टम अगर कम हो जाते हैं, इसका मतलब कि आप ठीक हो गए। आपने फिर पेशाब छिड़का, एक हफ्ते बाद अब देखा चींटियां नहीं आ रही, यानी डायबिटीज चली गई होगी। आप जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आपकी सांसें नहीं फूल रही हैं, यानी कि हार्ट ठीक हो गया होगा, है ना। तो जिस प्रकार से आपको पता चला कि आप बीमार हैं, बीमार होने का मतलब यह है कि जो दिनचर्या हमारी है, जो हम कर रहे हैं, उसमें विघ्न आ रहा है, थकावट आ रही है, मन नहीं कर रहा है, उल्टी आ रही है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ों के लिए कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो ही नहीं सकती। ओनली डायग्नोस्टिक टेस्ट इज जब आपका शरीर आपको इंडिकेट करता है। तो अभी तक मैंने बताया फिलहाल कि बीमारी को पकड़ना कैसे है। अपने शरीर से बातचीत कीजिए, वो आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है। थकान का इंडिकेशन दे रहा है, ब्रेथलेसनेस का इंडिकेशन दे रहा है, दर्द का इंडिकेशन दे रहा है, स्लीपलेसनेस का दे रहा है, या फिर कोई और डिप्रेशन का दे रहा है। इसका मतलब कि या कोई मान लो कैंसर के पेशेंट हैं। कैंसर के पेशेंट का मतलब क्या है? कैंसर का पेशेंट जो होता है, अगर उसका कोई ट्यूमर है वो छोटा नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, वो कैंसर का पेशेंट हुआ। कोई एक जख्म है वो भर ही नहीं रहा, वो कैंसर का पेशेंट है। तो यानी कि वो बीमार है। अब इसे ठीक कैसे करना है? ठीक करने का एक तरीका आपको दवाई की फैक्ट्री बनाने में अभी सिखाने जा रहा हूँ। वो फैक्ट्री में लेके भी आया हूँ, और वो फैक्ट्री में हमारे डीएम साहब डॉक्टर राजेंद्र जी को तोहफे में देना चाहता हूँ और आपको सिखाना चाहता हूँ। तो पहले सर हमारे डीएम साहब के हाथ में जो आप देख रहे हैं डब्बा, वो है दवाई की फैक्ट्री से निकली हुई दवाई। और ऐसी फैक्ट्री जो आज आपको घर में जाके तो बनाना है ही, उस दवाई को लेना भी है। तो शुरू करते हैं दवाई की फैक्ट्री का जो इनके पास है वो क्या है, अलग अलग बीमारी के लिए कैसे दवाई बनानी है, इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए मैं बहुत समय नहीं लूँगा आपको फैक्ट्री समझाने के लिए, क्योंकि कभी किसी को खांसी हो गया, कभी किसी को बुखार हो गया, कभी किसी को पेट दर्द हो गया, हजारों तरह की बीमारियां, कुछ ना कुछ चलता रहता है घर पे। एक बार फैक्ट्री बना के घर में डाल दिया तो आप अपना डॉक्टर बन सकते हैं, ना केवल बन सकते हैं, बढ़िया इलाज कर सकते हैं। बढ़िया इलाज का मतलब क्या होता है? जब भी आपके मन में आता है कि ये बढ़िया इलाज है, किस तरह के इलाज को बढ़िया कह सकते हैं, तब आपका डेफिनेशन क्या है कि बढ़िया इलाज आपके हिसाब से कौन सा है? यहाँ भी दो तरह के लोग हैं। पहला कि बढ़िया इलाज का मतलब है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, बहुत महंगा इलाज होना चाहिए, डॉक्टर होगा जो कोट वोट पहन के आएगा, नर्स होगी, राइट, बहुत सारी भीड़ होगी, तो वो बढ़िया इलाज है। दूसरा बढ़िया इलाज का डेफिनेशन हो सकता है
कि एक ऐसा इलाज जो बहुत जल्दी काम करे, जो बिल्कुल सेफ हो, नई बीमारी ना दे, बिल्कुल सस्ता हो, और जो लगातार उसके बाद बीमारी हो भी ना कभी, और एक ही दवाई से 4 चीज़ें ठीक हो जाएं। अब आप बताइए किस चीज़ को बढ़िया बोलेंगे? नंबर 1, बड़ी बिल्डिंग, बहुत महंगा खर्चा, बहुत सारे डॉक्टर, ये डेफिनेशन, या जो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, सबूतों के आधार पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एक दवाई से, एक तीर से कई निशाने। तो अगर आपके हिसाब से ये बढ़िया दवा है, ये बढ़िया इलाज है, तो उस इलाज के बारे में अब मैं बता रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है अपने घर में किस तरह से हर तरह की बीमारी की फैक्ट्री बनाएं। तो उसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पुराण में लिखा है, अगर आपने पढ़ा, गरुड़ जो कि विष्णु भगवान के वाहक हैं, जब हेवन में, स्वर्ग में अमृत ले जा रहे थे, उसके कुछ छींटे पृथ्वी पे पड़े, और जहाँ पे पड़े वहाँ पे एक पेड़ हुआ, जिस पेड़ का नाम है नीम का पेड़। वो कहीं भारत के आसपास ही वो छींटे पड़े। इसी के हमारे भारत और आसपास के देशों में नीम का पेड़ मिलेगा, आपके घर के ठीक बगल में ही मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे 500 मीटर की दूरी पे नहीं मिलेगा। नीम का पेड़ न केवल पुराण में जिक्र है, महाभारत में तो नकुल सहदेव जो डॉक्टर माने जाते थे, हाथी घोड़े का इलाज नीम से ही करते थे। रामायण में भी वनवास में नीम ही प्रोटेक्शन ट्री का नाम दिया गया था। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा रेफरेंस अगर किसी का मिलेगा तो नीम का मिलेगा। और मॉडर्न मेडिसिन में 6500 प्लांट्स को मेडिसिनल प्लांट घोषित किया है, और उनमें से जो सबसे नंबर 1 पे है वो है नीम का पेड़। अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज़ों ने ये देखा और उन्हें समझ आ गया कि ये नीम का पेड़ कमाल कर सकता है, तो नीम के पेड़ का नाम अंग्रेजी जुबान में द विलेज फार्मेसी, मतलब एक नीम का पेड़ है तो सारे इलाज हो जाते हैं। उन्होंने अपने आंखों से देखा, और ये देखा कि अगर ये चलता रहा तो हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसे बोलते हैं, वो कहीं टिकने नहीं वाला, टिकने ही नहीं वाला कहीं पे। तो फिर दबाना शुरू कर दिया। 1910 1920 की बात है कि भाई ऐसे लोग जो नीम या इस तरह के इलाज करेंगे उनको या तो जेल में भरो या उनको प्रैक्टिस करने से रोको। और इस तरह के उन्होंने स्लोगन फैलाना शुरू कर दिया ताकि लोग इस तरह नीम या इससे जुड़े हुए इलाज से दूर हटें। उनमें से एक स्लोगन जो आज भी बोला जाता है, नीम हकीम खतरे जान, है ना। अब नीम हकीम, हकीम का मतलब क्या होता है? किसी को पता है व्हाट हकीम मीन्स? हकीम का मतलब होता है वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी। तो उनका बोलना था बुद्धिमान आदमी से बचो, विजडम जिसके पास है उससे बचो, और एक नीम से बचो, राइट। तो इस तरह से फैलाया गया, जो आज तक भी अंग्रेजों के जाने के बाद दिमाग में नीम हकीम खतरे जान, कि अकेला नीम से हर तरह के इलाज हो सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, हम ठीक करते हैं। और एक उदाहरण से शुरू कर रहा हूँ किस तरह से आपको इलाज करना है, एक एक करके बीमारी लेके किस तरह से हम इलाज करते हैं, और प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल तो मैं आपको समझाने लगा हूँ। शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं, नीम के 3 चीज़ें हैं जो आपको लेना है। 3 है, एक तो है नीम का पत्ता, एक नीम का छाल, और एक नीम का बीज। यही 3 चीज़ हर तरह की बीमारी के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल बीमारी है, कोई चोट वोट लग गई, पाइल्स हो गया, कोई फोड़ा हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, या इंटरनल बीमारी है, राइट। जैसे बीपी किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसी का फीवर ज़्यादा हो गया, या किसी को दर्द ज़्यादा आ रही है या कमज़ोरी आ रही है, हर तरह की बीमारी में हम यूज़ करते हैं। और सिर्फ अकेला फास्टेस्ट एविडेंस बेस्ड, अभी जो किताब मैंने दी है, किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। नीम को दुनिया के अलग अलग भागों में बोला जाता है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, हरे रंग का सोना। क्योंकि ये देखा गया है कि किसी भी जितनी दवाइयाँ आप लेते हैं, चाहे वो बीपी की दवाई ले रहे हैं, चाहे वो शुगर की दवाई ले रहे हैं, चाहे वो हार्ट की दवाई ले रहे हैं, चाहे वो किडनी की दवाई ले रहे हैं, चाहे फीवर को कम करने के लिए दवाई ले रहे हैं, पैरासीटामोल वगैरह ले रहे हैं, एक तरफ अगर वो दवाई ले और दूसरी तरफ
नीम लें। नीम फास्ट भी है, सेफ भी है, सस्ता भी है, फ्री एक्चुअली, सस्ता तो क्या छोड़िए, फ्री है। तो वो जो एविडेंस है, मॉडर्न एविडेंस, मॉडर्न मेडिसिन के एविडेंस, वो सारे मैंने इकट्ठे किए। आयुर्वेद के एविडेंस उनको इकट्ठा किया, पुराण से एविडेंस उनको इकट्ठा किया, दुनिया के हर कोने के सारे एविडेंस को इकट्ठा करके मैंने उसको उठा के किताब में डाल दिया, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। तो सबूतों के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं अपने पेशेंट के साथ। हमारे हॉस्पिटल में लोग तभी आते हैं जब बाकी जगह से उनको मना कर दिया जाता है। तो जब वो भी ठीक हो पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल है। और ये सीखने के बाद आपको किसी भी हॉस्पिटल या मेरे हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता नहीं है, करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल आएंगे तब भी हम वही करेंगे जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको। तो 3 चीज़ें मेमोराइज करने लगी। हालांकि ये मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग आप लाइव भी है तो इसको रिकॉर्डिंग को भी बाद में सुन सकते हैं, भूल गए तो। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नीम का पत्ता, नीम की छाल, तीसरा नीम का बीज। ये तीनों चीज़ अगर हैं तो कैसे दवाई बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बॉडी का डोसेज कैसे होगा वो समझाने जा रहा हूँ। डोसेज याद रख लीजिए। अब मैं जो बता रहा हूँ इसको याद रखना पड़ेगा। हर 10 केजी में 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। नीम के पत्ते का पाउडर कैसे बनेगा? नीम का पत्ता ले लीजिए, जाते हुए कहीं से ले लीजिए, 5 दिन या 4 दिन में सूख जाता है धूप में, अभी की धूप में। उसके बाद मिक्सी में डालिए, घर वाला मिक्सी में, लगभग 2 मिनट के अंदर वो पाउडर बन जाता है। उसे छान लीजिए छन्नी से, घर वाले से, एक डब्बे में डाल दीजिए, रहेगा कई महीने, कुछ खराब नहीं होता। ये हो गया नीम के पत्ते का पाउडर। दूसरी चीज इकट्ठे कर लीजिए, नीम का छाल, उसे सुखाइए, 7 दिन में सूख जाएगा इस धूप में। फिर उसको मिक्सी में, वही वाले मिक्सी में डालिए, लगभग 4 मिनट लगते हैं उसको पाउडर होने में। फिर उसे छान लीजिए, एक और डब्बे में डालिए। नीम का तेल, वो आप या तो दुकान से खरीदिए, छोटी सी मशीन मैंने तो अपने घर में लगा ली है, हर तरह की तेल निकलती है 15,000 रुपए की। फिलहाल आप खरीद लीजिए, नीम का तेल कहीं से भी मिल जाता है। ये तीनों चीज़ आपके घर में आ गई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों चीज़ों से भयंकर बीमारी कैसे दूर होती है। लिटरली कितनी दिन में दूर होगी वो भी बात करेंगे। कितना डोज कितना मैंने अभी बताया, हर 10 केजी में 1 ग्राम। मैं 70 केजी का हूं तो मेरा डोज कितने का होगा? 7 ग्राम। 1 चम्मच में 5 ग्राम आता है, यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो मेजरिंग स्पून भी आते हैं दुकानों में। तो यानी कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे सेवन करना उसका, तो खाली पेट कब है? सुबह सुबह ही है। आधा कप गर्म पानी लिया, 7 ग्राम डाला और पी लिया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? डायबिटीज के पेशेंट अगर ऐसा करने लगे, सुबह 1 डोज और डिनर से पहले 1 डोज, 7 दिन के अंदर ब्लड शुगर तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। फिर क्या करेंगे आप? अरे भाई, दवाई छोड़नी पड़ेगी ना फिर। तो ऐसा 1 महीना कर लो, फ्री का ही तो है, नीम है तो सब्जी, पत्ता ही है। फिर बेशक छोड़ दो उसको, करते भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम जो एलोपैथिक दवाई ले रहे उससे तो अच्छा है। ताज़ा पेड़ का पत्ता है, आपके हाथ का बनाई हुई दवाई है। अगर कहीं कोई ऐसा पेशेंट मिल गया जिसको बीपी और शुगर एक साथ है, तो दोनों में एक साथ काम करेगा। अभी क्या हो रहा है, बीपी के लिए अलग दवाई ले रहे हैं, शुगर के लिए अलग दवाई ले रहे हैं। डोज आपको पता चल गया। फॉर एवरी 10 ग्राम्स 10 kg 1 ग्राम नीम लीफ पाउडर, राइट। सुबह खाली पेट और डिनर से पहले खाली पेट ले लिया। और आपने 7वें दिन ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर की पेशेंट है तो वो भी मेजर करना शुरू कर दिया, ताकि वो कम हो तो हम उसको छोड़ें दवाई को। तो कभी अगर किसी को बुखार हो गया तो नीम के पत्ते का पाउडर सुबह, दोपहर, शाम, तो बुखार गायब हो गया। एक में ही गायब हो जाएगा, लेकिन 3 बार ले लो तो बुखार की दवाई होगी आपके पास। जब आप बुखार की दवाई लेंगे तो जैसा आप पैरासीटामोल में उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी कम होगा, उससे ज़्यादा तेजी से कम होगा। और ये एविडेंस बेस्ड है, कंपैरेटिव स्टडी, किताब में मैंने लिख के दिया है। ये एविडेंस, सबूतों के आधार पे बता रहा हूँ। तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं
उनमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत बढ़िया काम करता है। जो अल्सर के पेशेंट होते हैं जबरदस्त काम करता है। जो मेंटल डिसऑर्डर जिनको नींद नहीं आती उनमें बहुत जबरदस्त काम करता है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि करके उसके लिए आपको जो देख रहा है एक पौधा दिख रहा है। मैं कैंसर पे बात करने लगा हूं। अभी हमने सिर्फ बात की है शुगर और बीपी की पेशेंट पे और फीवर पे बात की है। अब हम थोड़ा सा कैंसर पे बात कर लेते हैं। कैंसर पे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कागजी पेशेंट की नहीं कर रहा हूं जो पेट स्कैन के आधार पे बोलते हैं डॉक्टर ने बता दिया मुझे 4th स्टेज कैंसर है। याद रखिए जो पेट स्कैन है बहुत बड़ा धोखा है। उस पर मैंने एक और किताब लिखी हॉस्पिटल ट्रैप और कुछ कॉपी लाया हूं सर के लिए। तो पेट स्कैन अगर मैं अपना करूंगा तो मेरा भी 3rd स्टेज 4th स्टेज बता ही देंगे। वो इस तरह से डिज़ाइंड है। तो पेट स्कैन या बायोप्सी की बात ना मान के अपने शरीर की बात मानिए, ये डिसाइड करने के लिए आप कैंसर पेशेंट है कि नहीं। तो 1 मिनट में बताऊंगा कैंसर पेशेंट की पहचान क्या है, फिर अगले 2 मिनट में बताऊंगा कि करना क्या होगा। राइट। तो पहला 1 मिनट कैंसर पेशेंट की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानते हैं। कैंसर पेशेंट की पहली पहचान कि उस एक्सट्रीम वीकनेस, कमजोरी काफ़ी ज़्यादा होगी अचानक से और जाएगी नहीं किसी भी कारण से। नंबर 2 एक्सट्रीम वेट लॉस, एक महीने में 5 kg 7 kg कम हो गया। नंबर 3 हीमोग्लोबिन बड़ी तेज़ी से ड्रॉप होता है उनका, 3-4 यूनिट 1 महीने में ड्रॉप हो गया। नंबर 3। नंबर 4 एक्सट्रीम पेन, बॉडी के किसी न किसी भाग में बड़ी ज़बरदस्त दर्द। 5वां नॉन हीलिंग अल्सर, जख्म भर ही नहीं रहा। इन 5 में से कोई भी 3-4 एक साथ हो तो समझ लीजिए उसके बॉडी में कैंसर की एक्टिविटी चल रही है। तो ये तो हो गया क्या है कैंसर, कैसे पहचाने। अब क्या नहीं करना है। डॉक्टर बोलते हैं कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, सर्जरी करो। अब जब आप कीमोथेरेपी कराते हैं, सर्जरी करते हैं, रेडिएशन करते हैं तो बॉडी के अंदर कैसे वो काम करता है इसको 1 मिनट में समझिए, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। ये पेड़ है आप देख रहे हैं ये, और मान लो ये जो पत्ते हैं ये ट्यूमर है और कैंसर है, इसको कैंसर मान लेते हैं, ये कैंसर है। अब डॉक्टर बोलेगा देखो ये ट्यूमर है, कैंसर है, तो आप बोलेंगे हाँ इसकी वजह से बड़ा परेशानी है। डॉक्टर बोलेगा इसको काट देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। मैं इसको काट देता हूँ, 1 हफ्ते बाद दोबारा हम मिलते हैं, यहीं आते हैं, तो क्या दिखेगा आपको, दोबारा पत्ते आ जाएंगे। फिर दोबारा मैं सर्जरी कर देता हूँ, काट देता हूँ, फिर 1 महीने बाद फिर आता हूँ, क्या दोबारा पत्ते आएंगे, फिर आ जाएगा। कितनी बार मुझे काटना पड़ेगा ताकि फिर कभी पत्ते ना आए, बताइए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितना भी इसको काटेंगे दोबारा से पत्ता आ जाएगा। तो जब आप ट्यूमर को सर्जरी से निकालते हैं, आपने गौर किया होगा जो ऐसा करते हैं उनकी ट्यूमर पिछले बार से ज्यादा स्पीड से आ जाती है। किडनी स्टोन को हटाते हैं तो पिछली बार से ज्यादा स्पीड से स्टोन आ जाता है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। फिर डॉक्टर बोलेगा एक काम करते हैं, इसको हम केमिकल से जला देते हैं, कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी। अब मैं इसको जला दूंगा, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से जला दूंगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, कुछ दिन बाद दोबारा नए पत्ते आ जाएंगे। आपने गौर किया होगा जो इंसान कीमोथेरेपी के चक्कर में पड़ जाता है वो तब तक उसका जान नहीं छूटती जब तक कि उसकी जान ना चली जाए, लगातार जाता रहेगा। 6 महीने बाद अरे फिर कैंसर इधर फैल गया, उधर फैल गया, फिर कीमोथेरेपी कराओ, फिर 5-6 महीने बाद अब इधर उधर फैल गया, फिर रेडिएशन कराओ। कब तक कराना है, जब तक कि आप जिंदा हो, जब तक आपकी जान या माल दोनों खत्म ना हो जाए, दोनों में से एक, या तो जान चली जाए या पैसा ही खत्म हो जाए, तब तक पीछा नहीं छूटेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कैंसर से और सर्जरी से कैंसर ठीक नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे ऐसा कोई सबूत दिखाओ जिसमें ये पता चलता हो कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर ठीक हो सकता है, तो सबूत है नहीं, दुनिया में है नहीं। तो खैर ये तो हुई क्या नहीं करना, करना क्या है। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो ट्यूमर है खत्म हो जाए तो मुझे करना क्या होगा, इसको खुराक जहां से मिल रही है उस खुराक को काटना होगा, खत्म करना होगा। अगर मैं इसको पेड़ को लिया और यहां से लेके मैंने हटा दिया, ये सोर्स है, हटा दिया, अब पेड़ को मैंने ऐसे ही रख दिया, हम 1 महीने बाद आते हैं, क्या ये पत्ते मिलेंगे आपको हरे भरे? चाहे ये कितने भी हरे भरे अभी दिख रहे हैं,
क्योंकि इसमें खुराक जा नहीं रही है। 1 महीने बाद जब मैं मिलूंगा तो ये पत्ते नहीं देख पाएंगे, ये झड़ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार ये जो पत्ते हैं, अगर ये ट्यूमर है तो ट्यूमर का खाना पीना, दाना पानी, ट्यूमर को जहां से खाना मिल रहा है उसको अगर हम बंद कर देंगे तो ट्यूमर जिस प्रकार से आया था उसी रास्ते जाएगा, कैंसर जैसे बना था उसी रास्ते जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं इसको समझाने के लिए, बहुत ही सिंपल चीजें हैं कि एक कैंसर बन गया है, मतलब मुझे कमजोरी आ गई, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पेन हो रहा है, ट्यूमर दिख रहा है, नॉन हीलिंग कैंसर हो रहा है, यानी कि कैंसर आ चुका। अब मैं यही करूंगा कि जो जो कैंसर उनका खाना पीना बंद कर देता हूं। अगर आपने खाना पीना बंद कर दिया तो आपको क्या दिखेगा, आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे दिन आपकी कमजोरी ठीक हो रही है, हर हफ्ते आपका वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 1 महीने बाद हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, पेन भी रिड्यूस हो गया, ट्यूमर का साइज भी कम हो गया, यानी कि आप ठीक हो रहे हैं। यही इसका डायग्नोस्टिक्स है कि कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। आपको इन्हीं चीजों पे नजर रखनी है। अब आते हैं कि करना क्या होगा इसके लिए। स्टेप 1, चाहे वो माउथ कैंसर हो, इंटेस्टाइनल कैंसर हो, बॉडी किसी भाग में हो, स्टेप 1, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया, इसका खाना पीना बंद कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 ये है, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। याद रखिए, सूर्यास्त के बाद जो आप खाते हैं वही ट्यूमर बनाता है, वही सिस्ट बनाता है, वही स्टोन बनाता है, वही ब्लॉकेज बनाता है, वही कोलेस्ट्रॉल अटकता है और वही आपको बीमार करता है, वही ट्यूमर को खुराक देता है। जो खाना शाम के सूर्यास्त के बाद हम खाते हैं वही ट्यूमर को ग्रो करने में मदद करेगा, वही स्टोन को बढ़ने में मदद करेगा, वही नए नए ब्लॉकेज बनाएगा। वो मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, खाना अटक जाएगा, वही बनाएगा। तो पहला स्टेप, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। अच्छा, जो मैंने अभी बताया पिछले 1 मिनट में कि शाम के 6 बजे के बाद मत खाइए, डिनर उससे पहले कर दीजिए, एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप सभी लोग 1 हफ्ते के लिए करके देखिए। यहां से जब घर जाएंगे, रास्ते में से एक ताला खरीदिए और शाम के 6 बजते ही किचन में ताला लगा दीजिए। पूरे परिवार में किसी को शाम के 6 बजे खाना अलाउड नहीं है। पहले पेट भरना है तो भर लो, खाना किचन के बाहर छुपाना भी अलाउड नहीं है। अगर आपने ये कर दिया, 1 हफ्ते के लिए, बाकी नींद को भी भूल जाइए एक बार को, अगर यही कर दिया जो मैंने अभी बताया, 10 दिन के अंदर आप देखेंगे बॉडी पेन रिड्यूस होने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, जो मोटे लोग पतले होने लगे, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगा, 15 दिन से अधिक करने लगे, 2 हफ्ते भी हो गए तो ज्वाइंट पेन गायब होने लगे, करीब 21 दिन हो गए उसके आगे करने लगे, एंजाइना में कमी आने लगी, यानी कि चेस्ट पेन। 1 महीना किया, करीब 5% वेट जिनका मोटे लोग हैं उनका कम होने लगा, पेट का जो साइज है वो कम होने लगा। अभी आपने क्या किया, सिर्फ एक चीज किया, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बज गए, अब मैं खाऊंगा ही नहीं, पानी पी सकते हैं बस, खाना उससे पहले पेट भर के खा लीजिए। 1 हफ्ता करके देखिए तो होगा क्या कि स्टोन का साइज, ट्यूमर का साइज, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल रही है, जो भी चीज सनसेट के बाद खाएंगे खुराक नहीं मिलेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, ये नहीं करना चाहते एक्सपेरिमेंट कीजिए, केला खरीदिए, शाम सनसेट के बाद 7, 8 बजे, 9 बजे बंदर को दीजिए, बंदर उठा के आपको फेंकेगा उल्टा। उसको भी पता है सूर्यास्त हो गया अब नहीं खाना। सिर्फ चूहे हैं जो सूर्यास्त के बाद खाते हैं आधी रात को, लेकिन वो सुबह दिन में नहीं खाएंगे। फिर इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, वो नॉक्टर्नल एनिमल है। हर जानवर का खाने का एक ब्रैकेट है, टाइमिंग, उस जोन में वो रहते हैं हमेशा, उस जोन से बाहर जाएंगे ही नहीं कभी, चाहे चिड़िया हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो चूहा हो। चूहा दिन में नहीं खाता, आप गौर करेंगे आधी रात को जब उठते हैं
प्यास लगती है नींद से और किचन में जाते हैं, चूहे की कुतरने की आवाज आती है, वो उसका खाने का टाइम है। जब आप इंसान का जो खाने का टाइम है दैट इज 8 AM to 6 PM, शाम का 6 बजे, 7 बजे कर लीजिए, या इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा ये कि अगर आपका कोई दुश्मन है, जानी दुश्मन, ये सड़ के गल के मरे, ऐसा कोई आपका ख्याल है उसके बारे में, तो उसको बीमार करने का सबसे आसान तरीका है रोज रात को 12 बजे 11:30 बजे उसके घर पहुंच जाइए। उसका जो फेवरेट फूड है, लड्डू अच्छे लगते होंगे, चॉकलेट अच्छा लगता है, भाई साहब आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, आपके लिए लड्डू लेके, वो भी सोचेगा भाई मिठाई लेके आया हूँ। और जब ऐसा आप करेंगे कुछ दिनों तक, तो जब आपने उसको सूर्य के 6 घंटे बाद दिया खाना, लड्डू दिया, बर्फी दिया, फल दिया, जो मर्जी दिया, धीरे 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 वो बॉडी में डिपॉजिट होगा और धीरे 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 कैंसर डेवलप होगा, हार्ट डिजीज डेवलप होगा। यानी कि जो वो आपका जो सोच है कि ये गल के मरे, सड़ के मरे, कितने आसानी से स्लो पॉइजन करके मार सकते हैं उसको, कितना आसान है। एक्चुअली ये हम अपने लिए करते हैं। गौर से देखिए, नेटफ्लिक्स के ज़माने में, वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में, जोमेटो के ज़माने में, रात के 11:30 बजे 11 बजे हमारा जो फूड ऑफ ईट, टाइम ऑफ ईटिंग है वो शिफ्ट होता जा रहा है। जितना टाइम ऑफ ईटिंग को शिफ्ट करेंगे उतना बीपी भी शिफ्ट होगी, उतना शुगर भी शिफ्ट होगा, उतना आपका टमी भी शिफ्ट होगा, उतना ट्यूमर ग्रोथ बढ़ेगा। तो इट इज शिफ्टिंग द टाइम, और ये तेजी से बढ़ता है, तेजी से घटता भी है। और एक हफ्ता एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप। तो हम बात कर रहे थे कैंसर के लिए क्या करना है, ओरल कैंसर है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, तो शुरू करते हैं। पहला तो ये कि शाम के 6 बजे खाना नहीं है, तो पहली बात समझ आ गई आपको। ये भी समझ आ गया कैसे पहचान करें कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं, मैंने बता दिया था। इसके अलावा क्या करना है, ओरल कैंसर है तो मुंह में छाले हैं, मुंह में खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, एक्सट्रीम पेन है, मुंह खुल नहीं रहा है, राइट, यही सारी चीज होती हैं, राइट। घाव अंदर बन गया है, यही होती है, राइट, जो मुंह का कैंसर है। हम क्या करते हैं, इसका जो दवाई बनानी है आपको, दवाई बड़ा सिंपल है। आपके पास वो नीम के पत्ते का पाउडर तो है ही ना, और नीम के छाल का पाउडर भी है, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला दिया, डब्बे में भर दिया, ये बन गया नीम के पाउडर का, नीम का टूथ पाउडर। दोनों चीज इक्वल क्वांटिटी मिला के डब्बे मिला दिया। अब ऐसे पेशेंट को, जो मुंह से जुड़े हुए पेशेंट हैं, उनको बोलते हैं दुनिया का सारा टूथपेस्ट छोड़ो और घर का बनाया हुआ नीम का टूथ पाउडर आपको सुबह एक बार ब्रश करना है, उंगली से या ब्रश से, और रात को सोने से पहले भी करना है। जब वो ये करते हैं, हमने जो देखा है, 1 दिन 2 दिन में उनकी जो माउथ के अंदर ब्लीडिंग वो कम होने लगती है, उनकी जो सूजन वो कम होने लगता है, उनका जो पेन वो कम होने लगता है। तो इसके विपरीत अगर आप कुछ ऐसा करें जो टूथपेस्ट से करते हैं, केमिकल लगाते हैं, तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, बढ़ती रहेगी, सूजन नहीं रुकेगा, बढ़ता रहेगा, ट्यूमर नहीं रुकेगा, बढ़ता रहेगा। तो लेकिन आपके पास तो नीम की फैक्ट्री है, तो नीम के पत्ते का पाउडर और नीम के छाल के पाउडर को इक्वल क्वांटिटी मिलाने से वो मुंह से अंदर जो बीमारियां हैं उसका आपको दवा मिल गई। तो अभी 2 दवाइयां आप यूज कर रहे हैं, एक टूथ पाउडर, दूसरा टाइम एज मेडिसिन। शाम को 6 बजे के बाद खाने भी नहीं दे रहे हैं उसको, राइट। शाम को 6 बजे के बाद जब खाने नहीं दे रहे हैं तो अब कब खाएगा, अगले दिन सुबह 8 बजे खाएगा। तो शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, 14 आवर फास्टिंग, 14 घंटे की फास्टिंग। जब 14 घंटे एक इंसान नहीं खाता है और ऐसा रोज करता है, बॉडी को जब भूख लगती है तो बॉडी अपना मोड चेंज करती है। बॉडी के अंदर जहां जहां ट्यूमर है, आप कभी भी किसी ट्यूमर को पकड़िए, उसको लैब में ले जाइए, या बॉडी किडनी स्टोन को लेके लैब में टेस्ट कीजिए, ट्यूमर में या फिर स्टोन में, किडनी स्टोन में अगर अंदर क्या है, आपने सोचा स्टोन में, ट्यूमर में कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है, सारे न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए लेकिन वो गलत जगह में इकट्ठा है, उसी को ट्यूमर कहते हैं। यानी कि पौष्टिक आहार का खजाना है वो। तो जब बॉडी को 14 घंटे आप खाने नहीं देते हैं तो बॉडी क्या करता है, ऑटोफेजी मोड में चला जाता है, मेडिकली ऑटोफेजी बोलते हैं। यानी कि बॉडी में जहां जहां ट्यूमर है, जहां जहां सिस्ट है, जहां जहां स्टोन है, बॉडी उसको तोड़ता है, उससे न्यूट्रिशन निकालता है और तब तक अपना काम चलाता है।
तो जब आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी का ऑटोफेजी स्विच ऑन हो जाएगा और आपका ट्यूमर के अंदर से ही खुराक निकलेगी। तो एक तरफ आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया और दूसरी तरफ आपका ट्यूमर भी खत्म हो गया। तो 2 दवाइयाँ ओरल कैंसर के लिए मैंने बताया, एक तो नीम के टूथ पाउडर और साथ में शाम के 6 बजे बाद नहीं खाना है। अब आते हैं तीसरी दवाई पे। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको साबित करने के लिए उसको एक बार करके देखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा फेथ आ जाए कि हाँ ये हो सकता है। आप में से जो लोग बहुत बहादुर हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो आपका हाथ कहीं कट गया, ब्लेड से कई बार कट जाता है, शेव करते हुए कट जाता है, राइट, एक्सीडेंटली चोट लग जाती है यूं ही छोटा मोटा। आप क्या करते हैं, आप जहां भी कट जाता है वहां पे डेटॉल लगा देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, डेटॉल लगाते ही जोर से जलन होती है। हमें बचपन से सिखाया गया जलन का मतलब है ये ठीक हो रहा है, जबकि जलन का मतलब बॉडी बोल रहा है हमें नहीं चाहिए ये। अगली बार जब कट जाए, या जो बहादुर है वो काट के एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं, कटने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जो वेजिटेबल है, पालक है, टमाटर है, चुकंदर है, खीरा है, ये तो है ना, जूसर में उसी वक्त जूस निकाल के उनमें से जो भी हो उस जूस को लेके जहां कट गया वहीं लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि वो जो कट गया उसके ठीक होने की स्पीड बड़ी तेजी से होगी। आपको जलन हो भी रही थी वो ठीक होने लगेगा आपको, और बड़ी जल्दी रिकवरी होगी। और अक्सर मैंने देखा है कि वो जो चोट के बाद एक निशान रह जाता है वो भी जल्दी से खत्म हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं बीच में ही, यहां मामला बाहर चोट की है और अभी हम बात कर रहे हैं मुंह से लेके एनस तक जो फूड पाइप है, वहां कहीं अगर अल्सर है, वहां कहीं अगर कैंसर है तो क्या करना है। मैं उनको बताता हूं कि उनको सिर्फ और सिर्फ हम कच्चे फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे रखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल 21 दिन के लिए बंद। क्यों बंद? जो चोट लगी है उस चोट में अगर रोज सुबह दोपहर शाम 3 बार नमक मिर्च तेल डालेंगे, कितने दिन में वो चोट ठीक होगा? 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में? रोज 3 टाइम नमक मिर्च तेल डालना है उसमें। सुबह 10 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 7-8 बजे नमक मिर्च तेल ले गए, वो चोट के ऊपर डाल दिया। आपको ये पता है वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, ये पता है आपको ना। आप वही कर रहे हैं। जब किसी को पेट में अल्सर है, ईसोफेगस में अल्सर है, या पाइल्स है, या माउथ कैंसर है, आप अपना कुक्ड फूड, तेल मिर्च नमक अन्न नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे। जितनी बार वो डाल रहे हैं लंच डिनर ब्रेकफास्ट, उतनी बार वो जो जख्म है, अल्सर है, वो एग्रेवेट हो रहा है, वो और बढ़ जा रहा है। तो कितना दिन लगेगा ठीक होने में ऐसे पेशेंट को? कभी ठीक नहीं होगा। तो करना क्या है कि सिर्फ कच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, भाई 21 दिन के लिए ये पड़े फल, ये पड़े कच्ची सब्जी और ये पड़े आप, और शाम के 6 बजे से पहले ये सब फिनिश करना है। खा नहीं पा रहे, चबा नहीं पा रहे, माउथ अल्सर है तो जूस निकाल दिया, स्मूदी निकाल दिया, पी जाओ इसको। जितनी बार वो पीते हैं वेजिटेबल जूस और फ्रूट जूस, वही वाला फ्रूट, वही वाला जूस उसके मुंह से लेके, उसके ईसोफेगस से लेके, उसके पेट से लेके हर जगह वो ट्रेवल करता हुआ जा रहा है एक मरहम की तरह। तो अगर पाइल्स है किसी को तो इलाज अच्छा है, वो फैक्ट्री है ना आपके पास, नीम का पत्ता का पाउडर है, नीम का छाल का पाउडर है। तीसरी चीज कौन सी बताई थी? नीम का तेल। तो अगर जिसको पाइल्स है, नीम का तेल लिया और एनस में रात को सोने से पहले थोड़ा मल दिया, और ऐसे 14 दिन 15 दिन थोड़े दिन कर लीजिए, तो जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पाइल्स है वो बड़ी तेजी से ठीक हो रहा है, तेजी से। लेकिन वो ठीक हो जाए उस दौरान शाम को 6 बजे खाना नहीं, ये भी बताना होगा आपको। उस दौरान रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पे रहना, ये भी बताना होगा आपको। जब ऐसा करेंगे तो खुद ब खुद बॉडी बड़ी तेजी से ठीक होती है। तो यानी कि 3 दवाइयां आपके पास हैं, 3, सिर्फ 3, और आपको मैंने बताया कैसे उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। हार्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट। हार्ट,
हार्ट में पहली बात तो ये आती है कि हम बीमार हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हार्ट के बीमार पेशेंट, हार्ट की बीमारी को पहचानने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे एंजियोग्राफी करा दो। देखिए ये समझना पड़ेगा, एंजियोग्राम जो है वो अपने आप में खतरनाक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो एंजियोग्राम कराते कराते उनकी मौत हो जाती है। तो एंजियोग्राम का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है कि नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछिए अपने आप से, जब मैं चलता हूँ मेरी उम्र के लोगों से ज़्यादा या उसके बराबर हम चल पाते हैं, या फिर मैं थक जाता हूँ? जब मैं स्टेयर सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो क्या मेरे चेस्ट में दबाव पड़ता है या पेन होता है, एंजाइना होता है? जब मैं सामान लेके चलता हूँ अनईजीनेस होती है? सामान लेके चलेंगे सभी को अनईजीनेस होगी, लेकिन आपकी उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो अगर इन सब सवालों के जवाब हाँ में है तो आप हार्ट पेशेंट हैं। या एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आजकल आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि अचानक एक इंसान खड़े खड़े मर जाता है, हार्ट अटैक हो रहा है। दिमाग में आता है कहीं ऐसा ना मुझे भी हो जाएगा, अचानक ही हो रहा है। जिसको हो रहा है उसको थोड़ा ना पता था कि होगा। तो कैसे पता चलेगा? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए, कोई ऐसी इंडिकेशन है? ये जानने के लिए कि आपकी हार्ट की स्थिति क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कल कर सकते हैं। आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, आप कितने हार्ट अटैक प्रोन है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एक एक्सपेरिमेंट कल कर सकते हैं। एक बीपी की मशीन खरीदिए, अगर है तो बहुत अच्छा है। सुबह 10 बजे बीपी अपना मेजर कर लीजिए, नाप लिया आपने, उसी दिन यानी कि कल रात को 10 बजे बीपी नापिए, 2 बीपी की रीडिंग आ गई। आप देखेंगे एक ट्रेंड, हमेशा अधिकतर लोगों में सुबह की बीपी यहां होगी ऊपर 140/90 फॉर एग्जाम्पल, रात की बीपी यहां होगी 120/80 नीचे। हर सुबह बीपी बढ़ गई, हर रात को बीपी 10% कम हो गया, लगातार हर दिन हर रात यही होता है। इसे कहते हैं डिपर काइंड ऑफ पीपल, और यही उम्मीद है हमें। क्यों बीपी घटते क्यों है सोने से पहले? जैसी बीपी घटेगी तो ही नींद आएगी। जिस दिन नींद नहीं आ रही ना, यानी कि आपका बॉडी भूल गया बीपी घटाना। जब आपको रोज कल रात को नींद आई थी तो कल रात को आपकी बीपी, आपके बॉडी ने बीपी घटा दिया था आपके सोने से पहले। बॉडी 2 चीज घटाता है, बीपी घटाता है 10%, आज कल एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। दूसरी चीज बॉडी घटाता है वो है टेम्परेचर। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है आधा डिग्री बॉडी घटा देता है। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं हमें नींद आ जाती है। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ हर रात को बचपन से हो रही हैं तो ही आप सो रहे हैं। कभी कभी बॉडी नहीं कर पाता, किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है, उस दिन आप सोचते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्या बात है क्या बात है। यानी कि याद रखिए उस दिन बॉडी ने या तो बीपी को नीचे नहीं किया, या टेम्परेचर को थोड़ा नीचे नहीं किया, या दोनों के दोनों को नीचे नहीं किया। तो इस हार्ट को बताते हुए मैंने आपको ये भी बता दिया, हार्ट को बताते बताते, कि आपको नींद जब आती है तो क्यों आती है, नींद नहीं आती तो क्यों नहीं आती। लेकिन ये बताना रह गया करना क्या होगा। पहले बीपी की बात खत्म कर लेते हैं। अधिकतर लोगों में हर रात को बीपी डिप करता है, यही नेचुरल तरीका है, नींद भी तभी आती है। लेकिन 5% या 1% लोग ऐसे होंगे, आप जब करके देखेंगे उनकी रात की बीपी उल्टा बढ़ जाती, उल्टा, नॉन डिपर काइंड ऑफ पीपल। अगर आप उनमें से हैं जिनकी बीपी रात के 10 बजे ज्यादा आ रही है सुबह 10 बजे के मुकाबले, यानी कि आपको बाकी लोगों के मुकाबले हार्ट अटैक आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। यानी कि आपका हार्ट का रिदम थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा ठीक नहीं है। तो हार्ट को कैसे पहचाने, बीपी के माध्यम से कैसे पहचाने वो मैंने बताया। पेन, अनईजीनेस, सामान उठाते हुए, चलते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए, ये मैंने बता दिया। अब बताना क्या रह गया, 2 बातें बताने रह गई कि अगर ऐसे सिम्टम है कि जब मैं चढ़ता हूँ सीढ़ियों पे तो थकान या ब्रेथलेसनेस होती है, या पेन होता है, वीकनेस लगती है, यानी कि आपकी हार्ट और लंग के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, आप हार्ट के पेशेंट ठीक करना है। तो पहला सवाल क्या करें, कैसे ठीक करें। और दूसरा सवाल आता है, नींद की बात जब करी ली तो नींद कैसे आए। अब इन दोनों सवाल के जवाब पे आते हैं एक एक करके।
तो ऐसे हार्ट के पेशेंट को हम बोलते हैं कि अगले 1 महीने तक सुबह आपको 1 डोज नीम के पत्ते का पाउडर लेना है, खाली पेट। नीम के पत्ते का पाउडर लिया, आधे कप गर्म पानी में 1 चम्मच, मेरे लिए तो 1 चम्मच थोड़ा ज़्यादा, पत्ता का पाउडर घोल के पी लिया। ये हो गई मेरे हार्ट की दवाई इस कॉन्टेक्स्ट में। शाम के 6 बजे छोड़िए, 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना है। ये हो गया दूसरी बात। दिन भर में जो भोजन करेंगे वो DIP डाइट। DIP डाइट पिछली बार भी बताया था, आप में से कुछ लोगों को पता है DIP डाइट? DIP डाइट एक बार फिर बता देता हूं मैं। DIP डाइट पिछले 15 सालों से मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, करोड़ों लोग इसे फॉलो करते हैं। आप समझ लीजिए DIP डाइट बड़ा सिंपल है, ये भी एक तरह की दवाई है। DIP डाइट का स्टेप 1 है 12 बजे तक जो भी आपके पेट में जाएगा वो सिर्फ 3 से 4 तरह का फल अपनी पसंद का, वो केला हो सकता है, खरबूजा हो सकता है, तरबूज हो सकता है, पपीता हो सकता है, सेब, संतरा, अमरूद, जो मर्जी। कितना पेट में जाएगा आपके वेट अनुसार। मेरा वेट 70 kg है, एक शून्य और लगा दिया तो बन गया 700 ग्राम। ये मेरा नाश्ता है, 700 ग्राम। अधिक खा सकते हैं लेकिन इतना खाने की कोशिश जरूर करनी है, और कुछ नहीं खाना, रोटी सब्जी दाल चावल। लंच में जो भी आप खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं वो खाना है। उससे पहले 700 ग्राम का आधा कितना होता है? 350 ग्राम सलाद, टमाटर खीरा मूली गाजर खा लेंगे। ये 350 ग्राम जो सलाद खा रहे हैं ये दवा आपकी। लंच में ये करना है। डिनर 6 बजे से पहले करना है या 7 बजे से पहले करना है। डिनर में भी पहले आपने सलाद खा लिया 350 ग्राम, नहीं तो 300 ग्राम खा लिया, और उसके बाद रोटी सब्जी दाल चावल, भूख है तो खा लिया। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लिया, एनिमल फूड नहीं लिया, पैक्ड एंड रिफाइंड नहीं लिया। जितना मैंने अभी बताया अगर आप 1 महीना करेंगे, 30 दिन, 30 डेज के बाद अपने आप से पूछिए, मेरा एंजाइना है क्या? दर्द होता है क्या जब मैं चलता हूं या दौड़ता हूं? जब मैं सामान उठाता हूं तो क्या मुझे सांसें फूलती हैं क्या? जब मैं सीढ़ियां चल रहा हूं तो क्या मेरी सांसें फूल रही है, कमजोरी हो रही है क्या? मोस्ट लाइकली आप बोलेंगे अब ये सब नहीं हो रहा। साथ में दोबारा से बीपी अपना सुबह का चेक किया और रात का चेक किया, अरे ये भी ठीक हो गया, यानी कि आपका हार्ट परफेक्ट हो चुका। तो आपने हार्ट की दवाई भी बना ली, नीम को यूज किया। अब सवाल यह आता है कि नीम को यूज कर रहे हैं, कच्ची सब्जी इतना खा रहे हैं, इसका हार्ट से क्या कनेक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। एक बात याद रख लीजिए, आपको कन्विंस करने के लिए बोल रहा हूं कि आपके ब्लड वेसल में एक तरह का केमिकल बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वो केमिकल है जो आपके ब्लड वेसल को सफाई करता है। और जब आप कच्ची सब्जी खाते हैं, कच्ची सब्जी जो मर्जी, फल खाते हैं, नीम के पत्ते सुबह लेते हैं, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन एकदम बढ़ जाता है। जब ब्लड वेसल सफाई हो जाती है तो ब्लड ठीक से पहुंचने लगता है, तो एंजाइना और बीपी और शुगर, ये सारी प्रॉब्लम अपने आप बड़ी तेजी से वैनिश होने लगती है। तो अभी तक हम जहां तक पहुंचे, इसको थोड़ा समरी कर लेता हूं कि सुबह मान लो कोई भी पेशेंट मिल गया आपको, हार्ट का, बीपी का, शुगर का, बॉडी के कमजोरी का, घुटने के दर्द का, सिर्फ उसको इतना बोलना है स्टेप 1 कि नीम का जो डोज लेना है 1 डोज इन द मॉर्निंग, स्टेप 2 DIP डाइट लेना है, स्टेप 3 शाम के 6 नहीं तो कम से कम 7 बजे तक डिनर फिनिश करना है, फिर कुछ नहीं खाना है। जिनको ज़्यादा जल्दी है, मुझे जल्दी ठीक होना है और जल्दी ठीक होना है, उनको मैं बोलता हूं कि नीम के पत्ते का पाउडर सुबह भी ले लो 1 डोज डिनर से पहले भी ले लो और जल्दी ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से, और नुकसान कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप हार्ट के पेशेंट को भी दवा बना के दे सकते हैं। ये आपकी दवाई है। आपकी दवाई काम कर रही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अरे भाई 1 महीने बाद पूछ लो उससे कि दौड़ के दिखाओ, चेस्ट पेन होने के लिए बताओ, वो बताएगा आपको, राइट। बीपी सुबह शाम चेक कर लो, दिखेगा आपको, राइट। यानी कि हमें पूरी तरह ठीक करना है, ये नहीं कि वो पूरी जिंदगी भर दवाइयों पे है। अब हम बात कर लेते हैं, नींद की बात कर रहे थे, उसको खत्म ही कर लेते हैं। आप में से अगर ऐसा कोई इंसान है जिसको नींद नहीं आती रात को ठीक से, अगर ऐसा कोई इंसान है कि रात को नींद आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं और रात को कहीं नींद खुल गई तो फिर नींद नहीं आती, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान सुनिए।
दो मुख्य स्टेप हैं। एक तो ऐसे लोगों को सुबह नीम का एक डोज लेना है, ये स्लीपिंग पिल है। दूसरी बात कि सनसेट के बाद या सोने से 2 घंटे पहले लाइट का जो एक्सपोजर है आंखों में मिनिमाइज करना है। अगर आप मोबाइल देखना चाहते हैं, आईपैड देखना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, तो 10 बजे सोना चाहते हैं तो 8 बजे के बाद मत कीजिए इसको। लाइट एक्सपोजर को कम कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, राइट। तो लाइट एक्सपोजर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। आपने गौर किया, रात के 3 बजे 2 बजे बड़ी तेजी से पेशाब आया, नींद में है लेकिन फिर भी उठ के कैसे ना कैसे पेशाब से जैसे वापस लौटे, अब नींद गायब हो गई एक बार नींद टूटने के बाद। ऐसा इसलिए होता है, जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं टॉयलेट का, वो लाइट आंखों में पड़ती है, ब्राइट लाइट, ब्रेन बोलता है ये तो दिन हो गया, दिन के जो हार्मोन है कॉर्टिसोल वो स्विच ऑन हो गए, रात के हार्मोन मेलेटोनिन जो नींद दिलाती है वो खत्म हो गया, अब आपको नींद नहीं आएगी। तो लाइट का एक्सपोजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो करना क्या है, लाइट एक्सपोजर को खत्म करना है। 8 बजे के बाद डिम लाइट में रहिए। रात को पेशाब जाते वक्त, बचपन में मैं देखता था, याद कीजिए आज से 40 साल पहले स्कूल में जब जाते थे तो हमारे घर में क्या होता था, जो टॉयलेट वाला बल्ब होता था ना वो 0 वॉट बल्ब होता था। लेकिन आजकल टॉयलेट में बहुत ब्राइट लाइट होती हैं, लोगों को लिपस्टिक लगाना है, मेकअप करना है, ब्राइट लाइट। तो दिक्कत क्या होती है कि रात को, आधी रात को जब वही वाला लाइट आंखों में पड़ता है, ब्रेन थिंक्स इट इज अ डे। तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट से बड़ी से बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम बड़ी तेजी से ठीक हो सकती है। अगर कोई जल्दी में आप में से कि नहीं मुझे और तेजी से ठीक करना है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर बुखार होगा तो नीम का डोज सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। लेकिन कोई बोलता नहीं मुझे 3 बार का टाइम नहीं, मुझे तो आधे घंटे में ही ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक ट्रायल करके देखिए, अगली बार बुखार आएगा तो नीम का एक डोज तो ले ही लीजिए सुबह, या जब भी बुखार आए तभी ले लीजिए एक डोज, और साथ में एक बाल्टी लीजिए। बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर याद रखिए, 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस पानी, एक थर्मोमीटर पानी वाला अभी खरीद के रख दीजिए। बॉडी को मेजर करने वाला थर्मोमीटर नहीं चाहिए हमें, पानी को मेजर करने वाला थर्मोमीटर। एक बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी रखा, और जिस प्रकार आप बैठे हैं वैसे ही बैठना है, और दोनों पैर बाल्टी के अंदर डुबो देना है। बाल्टी के अंदर दोनों पैर आपने डुबो दिए लाइक दिस, राइट, दोनों पैर बाल्टी के अंदर है, और ऐसा 30 मिनट। लेकिन 30 मिनट में पानी का टेम्परेचर घटेगा ना, एक और बाल्टी रखना है 50 डिग्री सेल्सियस, हर 5 मिनट में एक मग पानी रिप्लेस करना है, तो 42 डिग्री मेंटेन रहता है। ऐसा जब करेंगे, एक तो पहले से ही बुखार है, ऊपर से गर्म पानी में पैर, करने के बाद आप जब उठेंगे बाल्टी से बाहर तो आपका बॉडी का टेम्परेचर उल्टा आधा डिग्री और बढ़ जाएगा। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, या 102.5 डिग्री हो जाएगा, घबराइए मत। लेकिन उसके आधे घंटे बाद फीवर पूरा ही उतर जाएगा, और मोस्ट लाइकली दोबारा आएगा ही नहीं। फास्टेस्ट, सेफेस्ट, श्योर शॉट ऑलवेज, ये इमरजेंसी मेडिसिन है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो भी हमारे हॉस्पिटल जब रात को नींद नहीं आती हम यही कराते हैं, ऐसे ही बिठा देते हैं जैसे आप बैठे हैं, वही बाल्टी लेते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस पानी। जिस तरह से ये पानी, ये गर्म पानी में पैर रखने से फीवर गायब होती है, ठीक उसी तरह से गर्म पानी में पैर रात को रखेंगे तो नींद आना शुरू होता है। क्यों? जब पैर पानी में है, गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, और मैंने आपको बताया आधे घंटे में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब बॉडी बाहर जब निकलेंगे आप वहाँ से बाल्टी से बाहर, राइट, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर नीचे आने लगेगा नेचुरली। बॉडी का टेम्परेचर जब डिप करता है तो नींद आने लगती है। तो नींद के पेशेंट के लिए भी हम यही कराते हैं। अगर आप में से किसी का ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर आ गया तो कैसे उसको नीचे लाएं फटाफट, तब भी यही कीजिए। आधा घंटा अगर गर्म पानी में पैर रखते हैं तो करीब 10 से 20% ब्लड प्रेशर नीचे होता है। तो आपका घर ही आपका हॉस्पिटल है। वेरी वेरी फास्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड एविडेंस बेस्ड। फास्ट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए,
एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। आधे घंटे में बीपी कम हो रहा है, नींद बड़ी अच्छी आ रही, सेम चीज करने से, फीवर कम हो रहा है सेम चीज करने से, उसी चीज से। कई बार लोग बोलते हैं कि किसी का बीपी घट गया तो बढ़ाएं कैसे, वो भी दवाई आपके घर में है। हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, किसी का बीपी घट गया तो 1 चम्मच कॉफी लिया, कॉफी जो घर पे है, 1 कप गर्म पानी में घोला, पिला दिया, आधा घंटा वेट भी किया, बीपी बढ़ जाएगा। तो बीपी घटाना है, बढ़ाना है, नींद दिलवाना है, राइट, पेन घटाना है, ये सारी चीजें आसानी से हो सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई। अब एक आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें मैं आपका सहयोग भी चाहता हूं। आज के दिन में आप सब यहाँ पे आए हैं, आपके बच्चे भी आए हैं। एक पेरेंट का बच्चे से एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मेरा बच्चा पढ़ाई करे, टॉप करे, क्रिकेट में भी अच्छा हो, आचरण भी अच्छा हो, ये सारे उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हमारे देश में हर 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है, जिसे सामान्य भाषा में मंद बुद्धि कहते हैं। हर 10 में से 1 बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि ऐसा बच्चा अगर आपके पास होगा तो यहाँ बैठ नहीं सकता, वो इधर भागेगा, उधर भागेगा, किसी को थप्पड़ मार देगा, कोई उठा के फेंक देगा। तो उसे कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ऐसे पेरेंट्स, ऐसे 2000 पेरेंट इस वक्त मेरे साथ हैं, मेरे सुपरविजन में हैं। ऐसे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि हम इतने परेशान हैं कि हमें लगता है कि हम सुसाइड कर लें। मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बीमारी का नाम आप बताओ, तो मैं बोलूँगा बच्चे को अगर ऑटिज्म हो गया और ऐसा परिवार सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। माता पिता दोनों को घर में बैठना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे सोते भी नहीं हैं। तो ये नहीं कि रात को ठीक से सो जाएं, राइट, कुछ रूटीन नहीं है। तो हमारे पास इस वक्त 2000 बच्चे हैं और मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को हम ले भी नहीं सकते, बिकॉज हमारी टीम छोटी है। तो आप डॉक्टर बन सकते हैं उन पेशेंट, उन बच्चों की चैलेंजेस बहुत हैं, उन बच्चों के कई सारे चैलेंज हैं कि उन बच्चों को अगर आप जो उनमें से जो बोलते भी है ना, उनसे अगर बोलेंगे आपका नाम क्या है, तो वो बोलेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, वो बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हो। मतलब ये उनकी एक प्रॉब्लम है, जो आप बोलेंगे वही वो रिपीट करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, उनका सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, कम सोते हैं बहुत, तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम क्या है, उनको पढ़ लिख नहीं सकते, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसऑर्डर होता है, नॉर्मल स्कूल में जा नहीं सकते, उनका चाल भी अलग होता है, राइट। तो ऐसे देखते ही आप पहचान लेंगे। जो जो पहचान आपने किया, जो बाकी बच्चों से अलग है, उनको नोट कर लीजिए। पेरेंट्स को पता ही होता है, उनमें एक एक दिन हर दिन बदलाव आता है। हमारे 2000 बच्चों में बदलाव हमने देखा है, यही करके हमने देखा है। जबकि ये बच्चे, उनके पेरेंट्स उनको स्पीच थेरेपी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट उनके पास ले जाते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ देते हैं उनको दवाइयाँ दे के सुला के, ड्रग करके, जैसे कोई शराबी लेटा रहता है पूरी तरह ध्रुत पड़ के, उस तरह की दवाइयाँ दे के रख देते हैं ताकि वो ना तो परेशान करे और बेहोशी में रहे, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन आप बचा सकते हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, 4 से 5 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कुछ नुकसान तो है ही नहीं। क्या पता बच्चे की ज़िंदगी बन जाए, जो आप बना सकते हैं। आफ्टर ऑल, आज का ये कालकी महोत्सव का कोई एक मकसद जिससे किसी और को आपकी वजह से लाभ हो जाए, राइट, उसकी शुरुआत एक करने की आवश्यकता है। वो लाभ शुरुआत अपने आप से कीजिए। डायबिटीज़ है, बीपी है, मेंटल डिसऑर्डर है, हर तरह की बीमारी में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो बातें मैंने बताई हैं, चाहे वो नीम हो, चाहे वो बाल्टी वाला प्रयोग हो, चाहे वो शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है वो प्रयोग हो, ये जितनी बातें बताई हैं, इंटरेस्टिंगली ये सारी मुफ्त हैं। एक भी चीज़ ऐसा नहीं जिसमें खर्चा पानी है, घर पे ही है आपके, इस वक्त भी, या घर के आसपास है, मुफ्त। लेकिन इस पे ध्यान नहीं किया। एविडेंस बेस्ड है, ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है कि मैंने आविष्कार किया, पहले से ही है, दर्ज है, इतिहास में दर्ज है, हमारे मॉडर्न साइंस में दर्ज है। अगर आप ये करेंगे, जरा सोच के देखिए, इंसुलिन पेशेंट का इंसुलिन छूट जाता है, जो कि 20 साल से ले रहा था। डायलिसिस वाले पेशेंट की डायलिसिस छूट जाती है। क्रेटिनिन जो बढ़ता है, अगर वो नीम का पत्ता खाने लगे क्रेटिनिन घटने लगता है, तो वो किडनी का पेशेंट रहा ही नहीं अब,
जब आप ये करेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे नहीं, दवाई लेंगे नहीं, आपको फ़ायदा हो गया, नुकसान किसको हो गया, ये सोचने वाली बात है ना। बस जिसको नुकसान हो गया वो पसंद नहीं करेगा, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। लेकिन आप स्टेप 1 खुद करके देखिए, अगर आपको फ़ायदा होता है जैसे मैंने बताया, फिर किसी को बताइए। इस तरह से ये जो आज सम्मेलन है, ये इसको और मुझे लगता है फ्रूटफुल बनाने के लिए ये एक अच्छा कदम होगा। इसी उम्मीद से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि सर मुझे दोबारा मौका देंगे यहाँ आने का और आपके समक्ष अपनी बातों को रखने का। तो इसी के साथ आज जो भी मैं बताना चाहता था वो मैंने बता दिया। उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक आपके यहाँ पे सीएमओ साहब यार बैठे हैं, डॉक्टर तरुण जी पाठक जी, उनको आप ज़रूर दीजिए। फीडबैक इसलिए देना है कि सर मैंने तो किया इनके मुताबिक, 7 दिन करके देखा, मेरे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इन्होंने तो झूठ बोला था, ये फीडबैक हो सकता है। या मैंने किया, मेरा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि असलियत पता होना चाहिए। इसलिए फीडबैक दीजिए ज़रूर, जो भी आपका फीडबैक हो वो दीजिए। और उस फीडबैक से जब देखेंगे कि लोग ठीक हो रहे हैं तो शायद अगली बार दोबारा आपके समक्ष आने का मौका मिलेगा। इसी के साथ आज का जो मेरा ये जो भी मैंने बोलना चाहता था इसको यहीं समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।